हेलो एवरीवन, मैं सतपाल चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक की शुरुआत जिसका नाम है टाइप ऑफ बैंकिंग, यानी अलग अलग प्रकार की बैंकिंग। यानी हर एक जो बैंक है वो किसी अलग प्रकार से बैंकिंग करते हैं, तो उसको नाम क्या दिया गया है इन बैंकिंग कि ये किस प्रकार की बैंकिंग है। तो उसके बारे में अपने विद एग्जांपल पढ़ेंगे कि इस प्रकार की बैंकिंग है तो उसको ये नाम दिया गया है, इस प्रकार की इसको ये नाम दिया गया है। तो लेट्स करते हैं अपने आज की जो टॉपिक है उसको शुरू। तो सबसे पहले देखिए, हेडिंग डाल देते हैं अपने टाइप ऑफ बैंकिंग। अब देख, सबसे पहले क्या होता है कि कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस हिसाब से आते हैं, वो आते हैं कि कोई बैंक है वो इस हिसाब से करके ये काम करता है, बताइए ये किस प्रकार की बैंकिंग है, ये इसको क्या नाम दिया गया है। तो वो अपने को याद रखना है। तो सबसे पहले अपनी जो टाइप ऑफ बैंकिंग नंबर 1 है यूनिट बैंकिंग। क्या नाम है? यूनिट बैंकिंग। तो यूनिट बैंकिंग है ना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले हुई थी स्टूडेंट कहां पे? यूएसए में। तो इसकी यूएसए में शुरुआत हुई थी, ये अपने को याद रखना है। यूएसए में शुरुआत हुई थी यूनिट बैंकिंग की। अब बात करते हैं कि जो यूनिट बैंकिंग है इसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार का बैंक जो किसी सिंगल ब्रांच से बैंकिंग करता हो या फिर किसी एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करता हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे यूनिट बैंक। यानी ऐसा बैंक जो किसी एक ब्रांच से बैंकिंग करता हो या फिर एज वेल एज वो किसी एक एरिया को कवर करता हो। देखिए, इस प्रकार की बैंकिंग है वो कहलाती है यूनिट बैंकिंग। इंडिया में स्टूडेंट इस प्रकार की बैंकिंग है वो नहीं चलती, अपने यहाँ चलती है ब्रांच बैंकिंग। ठीक है, अब इससे आगे जो ब्रांच बैंकिंग है उसका टाइप करेंगे। तो यूनिट बैंकिंग क्या है? इस प्रकार की बैंकिंग जो किसी एक सिंगल ब्रांच से काम करते हो या फिर किसी एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करते हो उसको यूनिट बैंकिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अपने एरिया के सोसाइटी बैंक है, तो सोसाइटी बैंक है वो एक लिमिटेड एरिया को करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ तो किसी या फिर अपने जो कोऑपरेटिव बैंक अपने बोल सकते हैं कि जो किसी एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करते हैं। तो अपने ये एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ, ये कहने की थोड़ा बहुत पार्ट है यूनिट बैंकिंग का। ठीक है, तो हालांकि जो अपने कोऑपरेटिव बैंक है वो भी एक काफी वाइड एरिया को कवर करते हैं, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। तो उसी हिसाब से क्या है, ये अलग अलग जो है टाइप ऑफ बैंकिंग में यूनिट बैंकिंग एक पार्ट है। इस प्रकार की बैंकिंग स्टूडेंट यूएसए में शुरू ही वहीं पर ही होती है, बट अपने इंडिया में यूनिट बैंकिंग का प्रचलन नहीं है। तो यूनिट बैंकिंग आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिट बैंकिंग किस हिसाब से काम करती है। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया में क्या प्रचलन है। इंडिया में है ब्रांच बैंकिंग का प्रचलन है। तो नेक्स्ट करते हैं अपने ब्रांच बैंकिंग क्या होती है। ब्रांच बैंकिंग देखिए क्या है। ब्रांच बैंकिंग ये है कि अपने इंडिया में प्रचलन में है ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग ऐसी बैंकिंग जिसमें कोई बैंक है उसकी जो ब्रांचें हैं वो पूरे इंडिया में। अब मान लो इंडिया में कोई बैंक है तो उसकी अलग ब्रांचें हैं वो लगभग पूरे देश में होती है। यानी बैंक एक है बट उसने अलग अलग ब्रांचें पूरे फैला रखी है और अपना कारोबार बढ़ा रखा है। ठीक है, बैंक एक ही है। लाइक एसबीआई है, एसबीआई बैंक एक ही है बट उसकी
होल इंडिया इसकी ब्रांचेस है, ठीक है। पीएनबी ले लो, ओबीसी ले लो, ये क्या है, ये ब्रांच बैंकिंग करते हैं कि जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है वहां पे ब्रांच ओपन कर दो। तो अपने ये पता है कि बैंक चाहे थोड़ी ही हो, चाहे बैंक का आने वाले समय बैंक क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि अपने सारे बैंकों को मर्ज कर देंगे, सिर्फ 5 या 6 बैंकिंग रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, बैंक तो थोड़े होंगे बट ब्रांचें तो बहुत होगी ना उसकी, तो उससे क्या होगा, वो अपना बिजनेस की कम बैंकों से जो बिजनेस है वो ज्यादा आएगा। तो इसलिए इंडिया में क्या है, इंडिया में ब्रांच बैंकिंग पर्सनल में है कि कोई भी एक बैंक जिसकी जो ब्रांच है वो एक पूरे वाइड एरिया में फैली हो, उसे ब्रांच बैंकिंग का नाम दिया गया है। अब अपने ब्रांच बैंकिंग आए तो ब्रांच बैंकिंग स्टूडेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 स्टूडेंट, ये वही रेगुलेशन एक्ट है जिसको मैंने आपको बताया कि आरबीआई को पावर मिली है, क्योंकि जो 1949 का ये जो एक्ट है जिसमें आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, बैंकिंग अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो इसमें आरबीआई को पावर दी कि आप करेंसी भी प्रिंट करो और आप बैंकों को रेगुलेट भी करो। तो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ब्रांच बैंकिंग का जो पावर है वो दी हुई है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कोई भी इंडिया का बैंक है उसे ब्रांच स्थापित करने का अधिकार है, वो किस सेक्शन में आता है, तो इंडिया के जो बैंक है, इंडिया के बैंक को ब्रांच स्थापित करने का अधिकार ये अंडर किस एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इस एक्ट के अंडर में है। और इसका जो सेक्शन 23 है, सेक्शन 23 क्या, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 23 में दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद नहीं, ब्रांच बैंकिंग है उसमें एक बैंक को ब्रांच स्थापित करने का जो राइट मिला है वो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 23 में दिया गया। अब इसमें आपको एक सेक्शन और रखना है, सेक्शन 22, कौन सा, सेक्शन 22 याद रखना है। सेक्शन 22 में क्या है कि बैंकों को लाइसेंस कौन देता है, आरबी देता है, और जो आरबी जो लाइसेंस देता है वो किसके अकॉर्डिंग देता है, वो देता है स्टूडेंट अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है कि बैंकों को लाइसेंस देना है, उसके क्राइटेरिया क्या होगा, टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो वो सारी बातें सेक्शन 22 में है। तो बैंकों को लाइसेंस है ना वो मिलता है, बैंक को लाइसेंस मिलता है, इससे बैंक को लाइसेंस मिलता है सेक्शन 22 में कि आप इंडिया में बैंकिंग कर सकते हो, अपनी उनको पावर मिलती है। और उसके बाद में ब्रांच ओपन करने का जो पावर है वो है अंडर सेक्शन 23। तो ये याद रखना, सेक्शन 22 एंड 23। इंडिया में किस प्रकार की बैंकिंग होती है, इंडिया में यूनिट बैंकिंग नहीं होती, अपने होती है ब्रांच बैंकिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रकार की जो बैंकिंग है उसमें। तो नेक्स्ट जो अपनी है वो है स्टूडेंट रिटेल बैंकिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सी है, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग, रिटेल का आपने नाम सुना होगा, अपने बाजार में कोई शॉप होती है, अपने बोलते हैं हाँ जी ये तो रिटेलर है, ठीक है, नाम सुना होगा बहुत बार कि रिटेल ये शॉप है, ये तो रिटेलर है, रिटेलर से ये सामान ले आओ, रिटेलर से वो सामान ले आओ। तो इसी प्रकार रिटेलर क्या, रिटेलर किससे बनाया है, रिटेलर रिटेल से बनाया। तो रिटेल बैंकों में रिटेल बैंकिंग कैसे काम करती है, तो बैंकों में अगर मैं बात करूं रिटेल बैंकिंग जो काम करती है, अब इसमें आपको याद रखना है कि जो रिटेल बैंकिंग है वो किस हिसाब से होती है। तो आपको याद रखना है कि जो एक बैंक है जो अपने कस्टमर से डीलिंग करता है, ठीक है, जो किसी बैंकिंग सिस्टम से या बड़े क्लाइंट से डील नहीं करते, तो इस प्रकार की जो बैंकिंग है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रिटेल बैंकिंग। जैसे मैंने आपको शॉप का एक उदाहरण दिया, तो जैसे रिटेलर है और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब रिटेलर है, उसकी मोहल्ले में कोई दुकान होगी, बाजार में कोई दुकान होगी, तो वो क्या करता है, अपने जो कस्टमर आए उसको 5 रुपए का सामान भी दिया, 10 का भी दिया, 20 का भी दिया, 100 का भी दिया, 1000 का भी दिया, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं है कि कोई आया कि हाँ जी मेरे को तो 1 लाख रुपए का सामान लेना है,
ठीक है, उसको तो नहीं देता ना कि हाँ या मेरे को 10 लाख का सामान चाहिए, ठीक है, या फिर मेरे को तो इतने सामान इकट्ठा, यानी रिटेलर के पास क्या होता है, एक लिमिटेड ही होता है, एक स्टॉक तो नहीं होता, एक लिमिटेड सामान होता है जो बेचने के लिए होता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या जो होलसेलर होगा उसके पास क्या होगा, उसके पास बहुत सारा, उसके पास स्टोर भी होगा, बहुत सारा सामान होगा, क्योंकि उसको कस्टमर से सीधा डील नहीं करना, उसको सिर्फ शॉपकीपर से डील करना है। तो इसी प्रकार रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा बैंक, जैसे मेरे शॉप का मतलब जैसे रिटेल, जो रिटेलर शॉप होती है वो अपने कस्टमर, यानी कैसे कस्टमर होते हैं, उनके पास छोटे छोटे जो कस्टमर होते हैं वही होते हैं। तो रिटेलर बैंकिंग क्या होती है, ऐसी बैंकिंग, यानी ऐसा बैंक जो अपने कस्टमर से डील करे, ठीक है, जो उसके बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ना कि कोई बड़े क्लाइंट या बड़े बिजनेसमैन से डील करे। तो ऐसे होते हैं रिटेल बैंकिंग, ठीक है। तो ऐसा बैंक जो अपने कस्टमर से डील करे, जो उसके बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। जो उसके बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिटेल बैंकिंग। तो ऐसे बैंक है ना जो बड़े क्लाइंट होते हैं उनके साथ डील नहीं करते, ठीक है, ये आपको बात रखना, ये बड़े क्लाइंट के साथ डील नहीं करते, ठीक है। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि ये जो बैंक होते हैं ये अपने बड़े क्लाइंट के साथ डील नहीं करते। बड़े क्लाइंट मतलब मान लो कि कोई बिजनेसमैन आ गया बड़ा, जिसको 100 करोड़ की कोई फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, या 50 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे ऐसे जो उसके कस्टमर या जो बड़े क्लाइंट आते हैं उनके साथ डील नहीं करते। जिनको लोन चाहिए बड़ा 50 करोड़ का 100, तो उनके साथ डील नहीं करते। वो सिर्फ छोटे मोटे जो कस्टमर होते हैं जो उसके बैंकिंग या उस ब्रांच के कस्टमर है उनसे ही डील करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अपने दे सकते हैं कि मान लो कोई छोटी सिटी है, ठीक है, छोटी सिटी लाइक अपने गंगानगर ले लो, ठीक है, श्री गंगानगर की कोई ओबीसी बैंक की ब्रांच है, और ये ब्रांच कौन सी है, ये है रूरल ब्रांच। रूरल ब्रांच इसमें कौन सा मैक्सिमम कितना बिजनेस आएगा, ठीक है, को मैक्सिमम को 10 लाख का लोन होगा किसानों को दिया हुआ, वही है बिजनेस, ठीक है, या छोटे मोटे कोई किसी का सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट तो बहुत कम होता है। तो बड़े क्लाइंट से तो डील नहीं करते, वो सिर्फ छोटे मोटे क्लाइंट से डील करते हैं। तो ये हो गया रिटेल बैंकिंग का एक एग्जाम्पल। अब इसके बाद में आता है होलसेल बैंकिंग। अब होलसेल बैंकिंग वही जैसे होलसेलर होता है, रिटेलर यानी रिटेलर हो गया छोटे मोटे कस्टमर को निपटाता है, होलसेलर क्या करेगा, बड़े बड़े जो उसके कस्टमर है उनको निपटाएगा ना। जैसे शॉप, उसकी नजर में जो शॉपकीपर है वो तो बड़ा कस्टमर ही है ना कि नॉर्मल कस्टमर बड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग, देखिए होलसेल बैंकिंग क्या है। होलसेल बैंकिंग ये है कि ऐसा बैंक, यानी जो रिटेल बैंकिंग का उल्टा कर दो, कि ऐसा बैंक जो अपने छोटे छोटे जो कस्टमर है उनसे डील ना करके बड़े बड़े कस्टमर से डील करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर होगा या सॉरी जो होलसेल होगा वो तो बड़े बड़े जो कस्टमर है उनको ही सामान देगा ना, जो उसके शॉपकीपर है, ठीक है, छोटों को नहीं देगा। तो वही सेम एग्जांपल यहाँ पे लेना है कि जो होलसेल बैंकिंग है इसमें जो बैंक होता है वो अपने बड़े बड़े क्लाइंट से डील करता है, ना कि अपने छोटे 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 जो कस्टमर होते हैं, जो जनरली उसके कस्टमर होते हैं उससे डील नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा बैंक जो अपने बड़े बड़े
क्लाइंट या कॉरपोरेट्स के साथ डील करते हो, ठीक है। और ऐसे बैंक छोटे जो कस्टमर होते हैं, जो इसके जनरली कस्टमर होते हैं, छोटे कस्टमर से डील नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले जैसे आईडीबीआई बैंक था जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देने के लिए आगे रहता था, तो वो अपने जो नॉर्मली जो कस्टमर है उसके साथ ज्यादा डील नहीं करते थे कि हमें तो सिर्फ इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेट है उनको ही लोन देना है, उन्हें ही ग्रो करना है। तो अपने मान सकते हैं कि ऐसे जो बैंक है जो सिर्फ बड़े क्लाइंट के साथ डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं, होलसेल बैंकिंग, या इस प्रकार की बैंकिंग कहती है होलसेलर बैंकिंग। तो होलसेलर जो मैंने वर्ड दिया उससे आपको इसका नॉर्मली थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेक्स्ट है कोरिस्पोंडेंट बैंकिंग। कोरिस्पोंडेंट बैंकिंग, कोरिस्पोंडेंट बैंकिंग क्या होती है देखिए, इसमें आपको क्या सुना है कि कोई मान लो इंडिया का बैंक है, ठीक है, और वो फॉरेन में कोई डील कर रहा है, फॉरेन में डील कर रहा है, बट वो वहां पे फिजिकली रूप से प्रेजेंस नहीं है, बट उसका जो डीलिंग है या जो उसका काम है वो हो रहा है। तो इस प्रकार की जो डील होती है या इस प्रकार की जो बैंकिंग होती है तो उसको बोलते हैं कोरिस्पोंडेंट बैंकिंग। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री में कोई उसका कोई भी बैंक होता है वो उसका एज ए एजेंट काम करता है कमीशन पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोरिस्पोंडेंट बैंकिंग, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं, जब एक बैंक फॉरेन में बिजनेस करता है बिना वहां फिजिकली प्रेजेंस के तो उसे इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी जब एक बैंक बिना वहां फिजिकली प्रेजेंस के तो उसे क्या कहते हैं, कोरिस्पोंडेंट बैंकिंग कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, फॉरेन का कोई बैंक, फॉरेन का कोई बैंक एज ए एजेंट काम करता है। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो कि एसबीआई बैंक है, इसको कोई बॉन्ड है वो सिंगापुर में सेल करने हैं, ठीक है। एसबीआई के पास कोई भी बॉन्ड है, ठीक है, ये उसे सिंगापुर में सेल करने हैं, ये बोला कि नहीं मेरे को सिंगापुर में सेल करने हैं, वहां के लोगों को सेल करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैठा बैठा तो कर नहीं सकता, अब इसको क्या चाहिए, सिंगापुर में भी और कोई फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है वो जो इसका हेल्प करे वो चाहिए, यानी कोई ना कोई बैंक चाहिए या फिर ये खुद जाए वहां पे। अब मान लो कि सिंगापुर में एसबीआई की कोई ब्रांच नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इस सिंगापुर की कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ये क्या करेगा कि ये वहां का कोई बैंक है, ठीक है, यानी जैसे डीबीएस जो बैंक है, जैसे डीबीएस बैंक है उसके साथ क्या करेगा, टाई अप करेगा, उसको बोलेगा मेरे को करने हैं बॉन्ड वहां पे सेल करने हैं, ठीक है, मेरे को बॉन्ड देने हैं वहां के लोगों को। तो यानी लोग क्या करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, बदले में बॉन्ड लेंगे, बट मेरा तो अकाउंट वहां पे है नहीं या मेरी तो कोई ब्रांच है नहीं, तो तू क्या कर, एज एजेंट मेरा ये काम कर दे, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं ना तेरे को है ना 2% का कमीशन दे दूंगा, ठीक है, जितना भी होगा 2% कमीशन दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल।
तो अब एसबीआई का बैंक है वो, एसबीआई का जो बॉन्ड है वो सेल कौन करेगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये सेल कौन करेगा, ये करेगा डीबीएस। तो जो पैसे हैं वो डीबीएस के अकाउंट में आएंगे और डीबीएस इस पैसे को एसबीआई को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ सिंगापुर में एज एजेंट एसबीआई के लिए कौन काम कर रहा है, ये कर रहा है डीबीएस बैंक। तो इसको बोलते हैं कोरिस्पोंडेंट बैंकिंग, ठीक है। विद एग्जांपल मैंने बता दिया किस हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि फॉरेन का कोई बैंक एज एजेंट काम करता है, तो यहाँ पे फॉरेन का कोई बैंक एज एजेंट काम कर रहा है, विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की बैंकिंग पर। तो जो अपने नेक्स्ट टाइप की बैंकिंग है वो है स्टूडेंट वर्चुअल बैंकिंग, ठीक है। अब वर्चुअल बैंकिंग में क्या चीज होती है इसको अपने देख लेते हैं। वर्चुअल बैंकिंग देखिए क्या है, वर्चुअल यानी सारा कुछ आभासी है, ठीक है, सब कुछ वर्चुअल है, रियलिटी में कुछ भी ना हो। अब बैंकिंग में वो कैसे हो सकता है कि सब कुछ वर्चुअली है, रियलिटी कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट कि ऐसा कोई बैंक जब कोई ऐसी बैंकिंग करे, ठीक है, यानी वो फिजिकली उसकी कोई ब्रांच ही ना हो, ठीक है, कोई बैंक है उसकी फिजिकली कोई ब्रांच ही नहीं है, ठीक है, और वो बैंकिंग कर रहा है कैसे, ऑनलाइन माध्यम से, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल बैंकिंग। सीधा सा एग्जांपल बता दिया कि कोई बैंक है जो बैंकिंग करता हो फिजिकली, बिना किसी फिजिकली ब्रांच के, और सारा कुछ सिस्टम क्या हो, इंटरनेट के माध्यम से ही हो, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल बैंकिंग। यानी ऐसा बैंक जो बिना फिजिकली ब्रांच के बैंकिंग करता हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सारा काम होता है ना, ऑल वर्क ऑन इंटरनेट, यानी सारा का सारा जो काम होगा वो इंटरनेट पर ही होता है, वर्चुअली होता है, फिजिकली कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है, मान लो XYZ, इसकी इंडिया में एक भी ब्रांच नहीं है, क्या है, इसकी इंडिया में एक भी ब्रांच नहीं है, ठीक है। पर ये और इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहा है, मान लो इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके कैसे भी वॉलेट का अपना जो प्रोडक्ट है वो देके क्या कर, ये बैंकिंग कर रहा है, ठीक है, कैश इधर से उधर हो रहा है, ठीक है, बैंकिंग कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्चुअल बैंकिंग। इसकी कोई ब्रांच तो है नहीं, सारा कुछ वर्चुअली हो रहा है, इंटरनेट पर ही हो रहा है, फिजिकली कुछ है ही नहीं, ब्रांच नहीं है इस बैंक की, ठीक है, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल बैंकिंग। बट एक बात अब ऐसा याद रखना कि इस प्रकार की जो बैंकिंग है वो इंडिया में अभी तक नहीं है, ठीक है, अभी तक इंडिया में वर्चुअल बैंकिंग वो प्रचलन में नहीं है, ये अपने को याद रखना है। आपने कभी देखा है इंडिया में कोई ऐसा बैंक जो इससे काम कर रहा हो, ठीक है, तो इंडिया में वर्चुअल बैंकिंग प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग क्या है, ऑफशोर बैंकिंग, तो इसमें स्टूडेंट ये होता है कि आप किसी, यानी मान लो मैं किसी बैंक का कस्टमर हूं, बट वो बैंक क्या है, मेरे देश का नहीं है, वो फॉरेन का कोई बैंक है, बट मैं उसका कस्टमर हूं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बैंकिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑफशोर बैंकिंग। यानी एक बैंक जिसका मैं कस्टमर हूं पर वो बैंक मेरे देश में नहीं है, वो फॉरेन में है, यानी आपका बैंक आपके देश में नहीं, ठीक है, आपका बैंक आपके देश में ना हो, ठीक है, शॉर्ट में याद रखने ना, आपका बैंक
आपके देश में नहीं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑफशोर बैंकिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मी यानी मैं किसी बैंक का कस्टमर हूं, और वो बैंक मेरे देश में नहीं है। ठीक है, कहां पर है? फॉरेन में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्विस बैंक का कस्टमर हूं। ठीक है, बट स्विस बैंक कहां पे है? इंडिया में है नहीं। ये कहां पे है? ये है स्विट्जरलैंड में। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑफशोर बैंकिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इन टर्म ऑफ बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग। तो जिन भी पर्सन का ब्लैक मनी या व्हाइट मनी स्विस बैंक में डिपॉजिट है और वो इंडिया के पर्सन है, तो वो बैंक कौन सी बैंकिंग कर रहा है? वो ऑफशोर बैंकिंग कर रहा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। विद एग्जांपल मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड बैंकिंग। तो मिक्स्ड बैंकिंग क्या है? मिक्स्ड बैंकिंग क्या है? यानी ऐसे बैंक जो मिक्स बैंकिंग कर रहे हैं। मिक्स बैंक कैसे? जो कमर्शियल बैंकिंग भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहे हैं। कमर्शियल बैंकिंग प्लस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अगर कोई बैंक इस प्रकार की बैंकिंग करता है तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की सुविधा दे रखी है उसने, साथ में एफडी आरडी की सुविधा दे रखी है, लोन भी दे रखा है अपने कस्टमर को। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी वो जो लोगों का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है या जो बैंक का खुद का पैसा है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर रहा है किसी इक्विटी में, कहीं बॉन्ड में, ठीक है, डिबेंचर में, गवर्नमेंट के बॉन्ड में। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उसने इन्वेस्ट कर रखा है, फिक्स हो या फिर वो शेयर मार्केट के थ्रू हो, यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी इस प्रकार की दोनों बैंकिंग ऐसा कोई बैंक करता है तो उसको बोलते हैं कि ये तो मिक्स्ड बैंकिंग करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अपने। नेक्स्ट आपको कराता हूं मैं शरिया। शरिया क्या है? शरिया आपको पता है कि है ये क्या है? ये एक इस्लामिक लॉ है। क्या है? ये इस्लामिक लॉ है। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। इस्लामिक लॉ है, इसमें दो टाइप का है। एक तो ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, यानी जो भी इनकम हो रही है, यानी वो बैंक की इनकम या इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट है या फिर जो बैंक का प्रॉफिट है या फिर बैंक का जो लॉस है, उसको डिवाइड करके उसको शेयर कर देना। ठीक है, यानी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये हो गया शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इसका मतलब अगर बैंक को प्रॉफिट हुआ है तो वो अपने जो कस्टमर है उसके साथ बांट लेंगे, अगर लॉस हुआ है तो वो भी अपने कस्टमर के साथ शेयर कर लेंगे। इसका मतलब है ये कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये इस इस्लामिक लॉ में मैंने क्या बताया कि ये दो टाइप का है इस्लामिक लॉ जो शरिया है। नंबर दो है प्रोहिबिशन ऑन इंटरेस्ट। उसने बताया कि प्रोहिबिशन ऑन इंटरेस्ट, यानी दूसरा जो टाइप है इसमें बताया गया है
इसमें बताया गया है कि जो ब्याज लेना है या जो इंटरेस्ट लेना है या देना है वो पाप है, ठीक है, यानी 0% इंटरेस्ट पर काम करते हैं, यानी प्रोहिबिशन ऑन इंटरेस्ट, यानी ना तो ब्याज देना ना ही लेना। तो जितने भी इस्लामिक बैंक है वो इसी जो नंबर जो 2 टाइप का जो मैंने आपको लिखा है प्रोहिबिशन ऑन इंटरेस्ट, इस पर काम करते हैं। तो जो इस्लामिक बैंक है वो इसी पर काम करते हैं, ठीक है। इस्लामिक बैंक इसी पर काम करते हैं। इस्लामिक बैंक किस पर काम करते हैं? आपने सुना होगा कि इस्लामिक बैंक सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए बैंकों में पैसा, इस्लामिक बैंकों में जो पैसा है वो सिक्योरिटी के लिए जमा होता है, बाकी ना तो वो ब्याज देते हैं ना ही लेते हैं। तो ये है कि प्रोहिबिशन ऑन इंटरेस्ट, इस्लामिक बैंक इसी पर काम करते हैं। तो शरिया आपको याद रखना चाहिए, ये एक इस्लामिक लॉ है। इसके बाद बात आती है, इसके बाद में बात आती है एक अलग से अलग प्रकार की बैंकिंग जिसका नाम है रिलेशनशिप बैंकिंग। रिलेशनशिप बैंकिंग, देखिए रिलेशनशिप बैंकिंग होती है ना, ये क्रॉस सेलिंग में हेल्पफुल रहती है, ठीक है। रिलेशनशिप बैंकिंग क्रॉस सेलिंग में हेल्पफुल होती है। अब देखिए क्रॉस सेलिंग होता क्या है, तो क्रॉस सेलिंग क्या होता है स्टूडेंट? क्रॉस सेलिंग ये हो गया कि जो आपका कस्टमर है वो लेने कुछ है और लेके कुछ गया। क्रॉस सेलिंग, कस्टमर आया तो किसी और पर्पज के लिए था कि मेरे को ये काम करना है, बट वो आया और उसको और कोई चीज भी साथ में दे दी। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो कि एसबीआई का कोई मैनेजर है, ठीक है, एसबीआई का कोई ब्रांच मैनेजर है, ये ब्रांच में बैठा था, इसके पास कोई कस्टमर आया, ठीक है, उसका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण डेली पैसे जमा कराने निकलवाने के लिए आता था, ठीक है। वो आया, ब्रांच मैनेजर ने लक्ष्मण को आवाज लगाई कि हाँ जी लक्ष्मण जी आइए, तो आए। ब्रांच मैनेजर ने 2 बातें की उसके साथ, उसको चाय कॉफी पिलाई, ठंडा पिलाया, जो भी उसका मन था, ठीक है, वो उसको पिलाया। और बाद में बोला कि लक्ष्मण जी आपकी, यानी उसको बातों में ये कहा कि आपकी जिस हिसाब से इनकम है तो आपका रिस्क कवर भी थोड़ा ज्यादा है, तो आपको कोई ना कोई पॉलिसी ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्मण आया तो बेचारा पैसे जमा कराने या निकलवाने के लिए था, बट वो बीएम के साथ सिर्फ चाय कॉफी पी और बातों बातों में बीएम ने उसको क्या राय दे दी कि तू एक पॉलिसी ले ले, ठीक है। तो इसने क्या किया, लक्ष्मण ने बीएम के कहने पर कोई भी कंपनी है, मान लो कि आईसीआईसी है, मान लो आईसीआईसी की क्या ले ली, टर्म लाइफ की पॉलिसी ले ली, ठीक है। आईसीआईसी कोई टर्म लाइफ की पॉलिसी ले ली या हेल्थ की कोई पॉलिसी ले ली। अब देखो इसमें क्या है, ये जो पॉलिसी बीएम ने सेल की, ये किसकी वजह से की, ये इस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप थी तभी इसने ये सेल कर दी। तो वो आया तो बेचारा और कोई काम था, बट उसको बिठाया, चाय पिलाई और उसको एक पॉलिसी सेल कर दी। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट रिलेशनशिप बैंकिंग। ये बैंकिंग में भी ये एक कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। और आपने कहीं मार्केट में भी अगर छोटा मोटा सामान लिया हो, अपने किसी के साथ अच्छा रिलेशन है किसी शॉपकीपर के साथ, तो कई बार ऐसा होता है कि अपने सामान तो चलो लेते ही हैं, उसके साथ चलो यार ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, यानी एक दो सामान एक्स्ट्रा अपने साथ आ जाता है, ठीक है, जिसकी अपने को जरूरत नहीं होती, ठीक है, चाहे जरूरत है चाहे नहीं है, बट वो सामान तो एक उस कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप था उस शॉपकीपर का, उसकी एडवाइस पर लिया ना, तो इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बैंकिंग। तो ये हमेशा क्रॉस सेलिंग में
हेल्पफुल रहती है। तो क्रॉस सेलिंग समझ में आ गया कि कस्टमर मांगे कुछ और उसको पसंद और कुछ करा दिया, ठीक है। तो ये आपने जनरल लाइफ में भी किसी भी शॉप पर जाते हैं तो ऐसा कुछ अपने साथ होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने एक और, नेक्स्ट है पैरा बैंकिंग। पैरा बैंकिंग क्या होती है? तो पैरा बैंकिंग स्टूडेंट ये होती है कि बैंक जब कोई नॉर्मल सर्विस दे रहा है, मान लो कि कस्टमर को नॉर्मल सर्विस दे रहा है कि उसको लोन की फैसिलिटी दे रहा है, उसको विड्रॉल की फैसिलिटी दे रहा है, डिपॉजिट की फैसिलिटी दे रहा है, चेकबुक की फैसिलिटी दे रहा है, एटीएम की फैसिलिटी दे रहा है। ये तो एक क्या होगी, ये तो एक नॉर्मल रूटीन में सर्विस होगी कि जब कोई बैंक एक नॉर्मल सर्विस दे रहा है, ठीक है। जब बैंक नॉर्मल सर्विस के साथ साथ, तो नॉर्मल सर्विस तो मैंने बता दिया कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, चेक की फैसिलिटी, एटीएम की फैसिलिटी, ये तो दे ही रहा है। जब बैंक नॉर्मल सर्विस के साथ साथ कोई यूटिलिटी सर्विस भी प्रदान करता है, के साथ साथ कोई यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी यानी एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा या यूटिलिटी सर्विस भी देता हूं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरा बैंकिंग। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि कोई बैंक है, ठीक है, कोई बैंक ले लो, एसबीआई, ओबीसी, पीएनबी, केनरा, सिंडिकेट, कोई बैंक ले लो, वो मान लो ये तो सर्विस देते ही हैं, ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉवल, चेकबुक की, एटीएम की, ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई बैंक है, एसबीआई मान लो, वो अपने कस्टमर को लॉकर की फैसिलिटी दे रहा है, डीमैट अकाउंट की भी फैसिलिटी दे रहा है, इसके अलावा आप इस बैंक से इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी ले सकते हो। तो ये क्या होगी? ये एक नॉर्मल बैंकिंग से एक्स्ट्रा सर्विस होगी, कुछ यूटिलिटी सर्विस होगी, ठीक है। तो अगर कोई बैंक ऐसी सर्विस देता है तो उसको स्टूडेंट बोलते हैं पैरा बैंकिंग, ठीक है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा सर्विस की किस हिसाब से बैंक कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे सकता। तो ये होगी लॉकर, डीमैट अकाउंट की, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, ये होगी पैरा बैंकिंग का पार्ट। तो अपने जो काफी लगभग 8-10 टाइप कर लिए हैं टाइप ऑफ बैंकिंग में, तो नेक्स्ट 5-6 टाइप और हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में अपना जो टाइप ऑफ बैंकिंग का जो सेशन है या जो ये पूरा टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में टाइप ऑफ बैंकिंग के टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।